तो आज करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसकी इंपॉर्टेंस। और कूलम्स लॉ को पहले हम यूनिट वेक्टर की टर्म्स में लिखेंगे और उसके बाद फिर पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो यहाँ मैंने शो कर रखे हैं ये दो चार्जेस Q1 Q2, इनके बीच की सेपरेशन है R, और जिस मीडियम में इन चार्जेस को रखा हुआ है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी वो है एप्सिलन R, जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भी कहते हो। और मैंने मान लिया है कि ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव हैं। ये सिर्फ इसलिए कि डिस्कशन हमारा सिंपल रहेगा। हमको चाहिए क्या है, फोर्स जो Q1 पर और Q2 पर एक्सर्ट होते हैं, तो दोनों क्योंकि सेम नेचर के हैं तो Q2 ने Q1 को रिपेल किया होगा। तो यह है फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन Q1 एक्सर्टेड बाय Q2, इसको मैंने लिख लिया है F12 वेक्टर। और फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2 वो है F21 वेक्टर। इन्हीं दोनों फोर्स वेक्टर्स को हमको लिखना है। तो पहले लिखते हैं F12 वेक्टर कितना होगा। F12 वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड तो आप जानते हैं फोर्स का, 1/4 पाई एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर, ये आएगा। फिर क्या होगा, यहाँ चार्जेस का मैग्नीट्यूड, उनका प्रोडक्ट। वेक्टर इक्वेशन में हमेशा चार्जेस को बगैर साइन के सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पर अभी ये इक्वेशन गलत है, क्योंकि इसका LHS तो वेक्टर है और RHS में यहाँ कोई भी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, ऑल आर स्केलर्स। तो यहाँ हमको एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब वो यूनिट वेक्टर कैसा होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, मतलब चार्ज 2 को 1 से ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1। तो इधर सपोज कर लेते हैं उसे, ये है वो यूनिट वेक्टर R21 कैप। इसका यदि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो फिर ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, और यही है वेक्टर फॉर्म R21 कैप। अब ये यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, तो आपने पढ़ा हुआ है वेक्टर अलजेब्रा में कि यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड्यूलस। तो यदि हम 2 और 1 को ज्वाइन करने वाली ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसका मैग्नीट्यूड R है, उसको यदि हम वेक्टर बना लें R21 वेक्टर, और इसके मॉड्यूलस से इसे डिवाइड कर दें, तो हमको इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड्यूलस। बस यही काम हमको यहाँ करना है, इसमें बस सब्स्टिट्यूशन करना है। उसके पहले ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है इस वेक्टर का, इसका मैग्नीट्यूड तो है R, इसको R कह दिया, और ये R21 वेक्टर हो गया। इसका सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर दें तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलन नॉट एप्सिलन R। फिर क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन ये R इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा जब इसका वैल्यू डालेंगे आप, तो ये हो गया R क्यूब। और यहाँ वेक्टर जो आएगा वो क्या होगा, वो वेक्टर हो जाएगा R21 वेक्टर। और यही है वेक्टर फॉर्म, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 बाय 2। तो बस चार्जेस को इसमें हमको साइन के साथ में नहीं डालना है, ये याद रखेंगे। अब हम लिखेंगे F21 वेक्टर कितना होगा, F21 वेक्टर बिल्कुल इसी तरह सब कुछ करना है। F21 वेक्टर तो 1/4 पाई एप्सिलन नॉट, इस सब की जगह आप K भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अच्छे से एक बार समझ लें तो क्वेश्चंस आराम से बनते हैं। फिर 1/4 पाई एप्सिलन नॉट एप्सिलन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो हुआ मैग्नीट्यूड। अब यहाँ कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा, इस डायरेक्शन का 1 से 2 की तरफ, ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए हमको, तो वो हो जाएगा R12 कैप। और R12 कैप कितना लिख सकते हैं, R12 वेक्टर अपॉन R, तो ये बन जाएगा R क्यूब, और यहां आने लगेगा यूनिट वेक्टर, सॉरी वेक्टर आएगा R12 वेक्टर। तो ऐसा हो गया ये फोर्स ऑन 2 बाय 1। अब दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन से हमको बहुत सारी बातें पता लगती हैं। पहली बात तो ये कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट हैं, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड है, ये पता लगता है इनसे। कैसे पता लगा ये, क्योंकि
ये दो जो वेक्टर्स आ रहे हैं, इतना हिस्सा आप देखें तो वो तो सेम है, सिर्फ फर्क इसका है। ये जो दो वेक्टर्स हैं ये कैसे हैं, ये हैं इक्वल और ऑपोजिट। R21 ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है R और वो डायरेक्टेड है फ्रॉम 2 to 1, वो वेक्टर, और ये दूसरा वेक्टर R12, ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, ये हैं इक्वल एंड ऑपोजिट। और ये क्योंकि इक्वल ऑपोजिट हैं, इक्वल है मैग्नीट्यूड्स में, डायरेक्शंस हैं ऑपोजिट, और इसलिए ये दोनों फोर्सेस F12 वेक्टर इज इक्वल टू विद माइनस साइन F21 वेक्टर, मैग्नीट्यूड्स इक्वल, डायरेक्शन ऑपोजिट। मतलब कूलम का ये फोर्स जो होता है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, मतलब ही न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड हो जाएगा। जितना फोर्स 1 2 पर एक्सर्ट करेगा उतना ही 2 1 पर एक्सर्ट करेगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है ग्रेविटेशन में भी। आपने पढ़ा हुआ है, दो बॉडीज हैं जिनके मासेस m1 m2 हैं, तो m1 m2 पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही 2 1 पे लगाएगा। तो ये दोनों फोर्सेस F12 और F21 ये दोनों होते हैं इक्वल और ऑपोजिट। ऐसा क्वेश्चन आता है कि Q1 ने Q2 पर कुछ इनकी वैल्यूज दे देते हैं, जैसे ये है 1 माइक्रोकूलम और ये है 100 माइक्रोकूलम सपोज, और 1 कूलम ने 100 माइक्रोकूलम पर 1 माइक्रोकूलम ने 100 माइक्रोकूलम पर मान लो 50 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट किया, तो Q2 Q1 पर कितना करेगा, तो सोचना ही नहीं है, वो उतना ही करेगा, 50 न्यूटन ही वो होगा, रेशो 1:1 होगा, यानी फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट होते हैं। ये हमको यहाँ से पता लगता है वेक्टर फॉर्म से। दूसरी बात यह है कि ये R21 कैप जो हमने यूनिट वेक्टर सपोज किए थे, R21 कैप या R12 कैप, जो इक्वेशन में पहले आते हैं यूनिट वेक्टर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मैग्नीट्यूड में, तो ये दोनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये किस लाइन के अलोंग काम कर रहे हैं, तो ये काम कर रहे हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस। तो यूनिट वेक्टर यदि इस लाइन के अलोंग है, इसका मतलब ये फोर्सेस भी इसी लाइन के अलोंग है। और ये लाइन कौन सी है, वो लाइन जो दोनों चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन करती है। इसका मतलब ये फोर्सेस हैं सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस। और आपने वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो सेंट्रल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव तो होता ही होता है। यानी कोलंबियन फोर्स के बारे में हमको इससे पता लगता है वेक्टर फॉर्म से कि एक्शन रिएक्शन पेयर है, सेंट्रल फोर्स है, और तीसरी बात कि कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर प्रॉपर्टीज आपको कंजर्वेटिव फोर्स की पता ही है। तो यही है वेक्टर फॉर्म, बस ये इक्वेशन आपको याद रखना है। फिर यदि इससे आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ, तो क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, कितना होगा वो R, एक R कैंसिल होकर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वो बन जाएगा। तो ये है वेक्टर फॉर्म। अब हमको करना है पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में, और फिर एक क्वेश्चन करते हैं। तो फिर से वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ पर अब हमको उन चार्जेस के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं Q1 Q2 ये दोनों चार्जेस मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव हैं। Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। पोजीशन वेक्टर आपको लिखना आता होगा, जैसे 1 के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं x1 y1 z1, तो R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी तरह R2 भी आपको पता लग जाएगा यदि Q2 का हमको पोजीशन दिया होगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। तो R1 R2 हमको गिवन है, हमको F12 और F21 को लिखना है वेक्टर फॉर्म में। F12 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय Q2, F12 वेक्टर दिस इज फोर्स ऑन 1 बाय द चार्ज 2। तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता है इसका फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन क्या आएगा यहाँ, डिस्टेंस स्क्वायर, इनके बीच की सेपरेशन का स्क्वायर मान लेते हैं वो है R, तो यहाँ आएगा R स्क्वायर। अब ये R हम इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स सब्सटीट्यूट करेंगे बाद में। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको चाहिए यूनिट वेक्टर।
ऐसा यूनिट वेक्टर जो 2 से 1 की तरफ हो, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर R21 कैप। फिर वही काम कर रहे हैं जो हमने पहले किया था, R21 कैप। आगे बढ़ाएं इस इक्वेशन को, तो अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये सब तो ठीक। अब यूनिट वेक्टर कैसे आएगा? यूनिट वेक्टर आएगा यदि इस वाले वेक्टर को R21, जिसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस होगा R, डायरेक्शन होगी 2 से 1 की तरफ, ऐसा एक वेक्टर लेके उसी के मॉडुलस से उसको डिवाइड कर देंगे, तो R21 वेक्टर आएगा यहाँ, और इसको डिवाइड कर दिया किससे? R से, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड है R, तो ये हो गया R क्यूब। अब R21 कैसे लिखेंगे? R21 तो अब हमको ट्रायंगल रूल लगाना पड़ेगा। R21 मतलब, इसको मैं येलो से दिखा देता हूं, ये वाला वेक्टर हमको चाहिए, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो R है, डायरेक्शन है 2 से 1 की तरफ। तो ट्रायंगल रूल से सोचें तो R2 प्लस R21, R2 प्लस R21, अभी मैं बताता हूं उसको कैसे याद रख सकते हैं। R2 प्लस R21 इज इक्वल टू होगा वो R1 वेक्टर, हमको ये लिखना है, तो वो क्या हो गया? R21, तो पहले 1 और फिर 2, R21 लिखना है तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कर देंगे, इसे पहले लिखेंगे। और यदि R12 वेक्टर चाहिए होगा तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कर लेंगे। तो बस अब इसका यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, अब क्या आएगा यहाँ? Q1 Q2, और इसकी जगह यहाँ ये सब्स्टिट्यूट करना है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये आएगा। और डिनोमिनेटर में जहां R क्यूब आ रहा है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? R1 माइनस R2, इसका क्यूब। तो ऐसा भी लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो R है ही इस R21 का। तो ये आ गया हमारे पास में R12 वेक्टर। अब इसमें जो याद रखने लायक चीज है वो ये है, जब क्वेश्चन आएगा, कुछ ये कोऑर्डिनेट्स जब हमको दिए होंगे, तब हमको इस तरह का काम करना होता है। अब यदि F12 वेक्टर हम लिखें, F12 वेक्टर, तो क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2, यहाँ आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1 2 आता है, ये देखो F12 तो R1 माइनस R2, F21 हो तो R2 माइनस R1, यदि याद रह जाए तो, और नहीं तो ट्रायंगल रूल लगा के आराम से काम हो सकता है। तो R2 माइनस R1 क्यूब, इस तरह की ये दो इक्वेशंस बन गई। अब एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पर बेस्ड, तो आपको ये सब कुछ आसान लगने लगेगा। अब आपको यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया जिसमें दो चार्जेस दिए हुए हैं, प्लस 100 माइक्रोकूलम और प्लस 200 माइक्रोकूलम, और इन चार्जेस के हमको दिए पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, इन अदर वर्ड्स R1 R2 मतलब पोजीशन वेक्टर्स हमको गिवन है, और हमको फाइंड क्या करना है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 बाय 1 एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 बाय 2। तो R1 R2 निकाल लेते हैं, यदि हमको पोजीशन कोऑर्डिनेट्स गिवन है। R1 को आप क्या लिखोगे? 1 I मतलब I, फिर 0 J उसको छोड़ देते हैं, प्लस ये होगा 2, ये क्योंकि Z कोऑर्डिनेट है 2 K कैप। ये हो गया R1, और R2 लिख लेते हैं, इन दोनों की हमें जरूरत पड़ने वाली। R2 क्या लिखेंगे? 4I प्लस 4J प्लस 2K। इस तरह R1 R2 हमने निकाल लिए। अब R1 R2 यदि आ गए तो R12 कैसे आएगा? R12 तो अभी हमने समझा था R2 माइनस R1, ऐसा करेंगे। यदि R12 चाहिए और R21 चाहिए तो R1 माइनस R2 करेंगे। ये भी निकाल कर रख लेते हैं, R2 माइनस R1 क्या होगा? तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये हुआ 3I, और फिर आएगा 4J, और फिर ये नहीं आएगा 2K माइनस 2K, तो 0 हो जाएगा। अब R1 माइनस R2 करेंगे तो -3I
और 0 माइनस 4j मतलब माइनस 4j, और तीसरा क्या आएगा 2k माइनस 2k, वो 0 हो गया। मतलब ये R12 R21 दोनों निकल आए हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, चाहे आप इस वेक्टर का देखें या इस वेक्टर का देखें। यहाँ लिख लेता हूं मैं R12 वेक्टर का मॉड्यूलस या R21 वेक्टर का मॉड्यूलस, ये कितना होगा। तो साफ तौर पर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, मतलब ये हो जाएगा 5 के बराबर। तो मॉड्यूलस तो हमको निकल गया। R12 R21 दोनों का मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस है 5। अब मान लो आपको ये वाला फोर्स लिखना है F21 वेक्टर फॉर्म में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो लिख देते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, एप्सिलॉन आर एयर मानते हुए मीडियम उसको 1 कर दिया, तो 9 इंटू 10⁻⁹। अब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मतलब 100 इंटू 200, 100 इंटू 200 पर ये दोनों माइक्रो कूलम में है, तो इनका बना लिया ये कूलम। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा R³ या फिर आप वेक्टर फॉर्म में जब लिख रहे होते हैं तो अब ये फोर्स आप निकाल रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, R12 वेक्टर, R12 वेक्टर, ये यहाँ लिखा हुआ है R12 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, उसका क्यूब आता है ना यहाँ, R2 माइनस R1, मतलब इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, जो 5 हम निकाल चुके हैं, यहाँ आ जाएगा 5 क्यूब्ड। और उसके अलावा इसका यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा R2 माइनस R1 का, 3i माइनस 4j और लिख देते हैं यहाँ पर। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नीचे ये आ जाएगा 125, और आगे सॉल्व करें तो 9 इंटू 10⁻⁹, ज़्यादातर तो जीरोज हैं, 1 2 3 4, ये 13, तो ये 10 बचेगा सिर्फ यहाँ, और एक 2 आएगा, और बस आगे इसको सॉल्व करना है आपको। तो ये हो गया 180/5 से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 2 ये 5, 36/5, 36/5 मतलब 7.2 इंटू 3i प्लस 4j, ये इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। अब यदि मान लो ये निकालना होगा आपको F12 वेक्टर, तो ये सब कुछ तो वैसे ही आने वाला है, ये सब तो वैसा ही रहेगा, सिर्फ ये जो वेक्टर है वो बदल जाएगा। अब कौन सा वेक्टर आएगा, R21 मतलब माइनस साइन के साथ में, तो सब कुछ ऐसा ही होने वाला है। 7.2 बस यहाँ पर आपको लिख देना पड़ेगा -3i माइनस 4j। तो ये आंसर्स हो गए यदि पोजीशन वेक्टर्स हमको दिए होंगे। इसको लिख लिख कर आपको देखना चाहिए तो इजी लगने लगेगा। थैंक यू वेरी मच।